अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, इतने दिन गुजरने के बावजूद हम देख रहे हैं कि सियासी मंजरनामे पर हलचल बरकरार है। 15 दिन तकरीबन हो गए। पंजाब में तो जो बहरान है वो जू का तू है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बिलाखिर 8 दिन के बाद आज काबीना ने भी हलफ उठा लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 34 रुकनी काबीना ने ओहदों का हलफ उठा लिया है और हैवी वेट काबीना में 30 वज़रा, 4 वज़रा मुमलिकत और 30 जो मशीर हैं, 3 मुशीर इसमें शामिल हैं। अब ज़ाहिर है आज हलफ तो उठा लिया गया है, लेकिन इख्तलाफात की भी कुछ खबरें इस हवाले से सामने आ रही हैं। बिलावल भुट्टो जो हैं वो लंदन चले गए हैं। इसके साथ साथ जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब अलग मीटिंग कर रहे हैं और इस जो ये हुकूमत है जो इत्तेहादी जमातों ने मिलकर बनाई, इसके अंदर से कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन के हवाले से भी डिमांड सामने आ रही है। बहरहाल इस इत्तेहाद को साथ लेकर चलना शहबाज शरीफ साहब के लिए कितना मुश्किल होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी काफ़ी एग्रेसिव मूड में हमें नज़र आ रहे हैं, जलसे जुलूस कर रहे हैं। कल उन्होंने सहाफ़ियों से जो मुलाकात की उसमें भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं, इस पर भी ज़रा आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल के अंदर ये कहा जाए कि जो सियासी जमातों की आपस की एक लड़ाई चल रही है, चपकलिश चल रही है, इसमें मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है वो कहाँ स्टैंड कर रही है, इस पर भी ज़रा आज तफसील से बात करेंगे। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन किया है कि सीनियर रहनुमा है आलिया हमजा साहिबा। एहतशाम साहब, आपकी इजाज़त से आलिया हमजा साहिबा से आगाज़ कर लेते हैं। आलिया हमजा साहिबा, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपके वक्त का ये बड़ी तनकीद हो रही थी कि ये जो जमातें हैं इतनी सारी मिलकर काबीना फाइनल नहीं कर पाएंगी। कल से हम देख रहे थे, लेकिन आज चलें 8 दिन के बाद ही कही वो कह रहे थे कि 24 घंटे के अंदर अंदर हम काबीना बना लेंगे। हलफ आज उठा लिया है, तो क्या लग रहा है मामलात आपके लिए आगे? Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Sonia and Ehtesham sir. It's always a pleasure to do the program with you. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये तारीख में घनौना और शर्मनाक दिन के तौर पर लिखा जाएगा, इसलिए कि इस वक्त जो हमारे इम्पोर्टेड और जो जिस वक्त मुल्जिम या जमानत याफ्ता वजीर आजम है, उनकी काबीना के 24 मेंबरान इस वक्त जमानतों पर हैं। मतलब अब गुलभूषण यादव भी जेल में रह गए, बाकी तो सब वजीर बन गए, उसको भी कोई वजारत दे देते। यही अब पैमाना रह गया ना मेरे इस मुल्क का। ये तो मेरे वतन की तौहीन कर रहे हैं, इन्होंने तो बेहुरमती की है हमारे असलाफ की। आप मुझे सिर्फ बता दें, पूरी काबीना में कोई रह गया था? खान साहब तो ये कहते थे ना कि कोई रह गया था जो मेरे खिलाफ ना हो। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, कोई रह गया था मुजरिम जिसे मेरे मुल्क के ऊपर मुसल्लत ना किया जाता। इन्होंने वही बात है, मेरे वतन का वजूद इन भेड़ियों के आगे फेंक दिया है। आप ये देखें कि इन्होंने जो वजीर सेहत लगाए, लियारी गैंग वॉर का बदमाश, करप्शन में अटा हुआ शख्स, फिर आगे मैं चलती जाऊं, खुर्शीद शाह नैब के जमानत पर, साद रफीक नैब के जमानत पर, हीरोइन स्मगलिंग जमानत पर, एहसन इकबाल नैब के जमानत पर, हिना रब्बानी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट केस, ये जो शाजिया मरी है फेक डिग्री का केस, कच्चे के सारे डाकू इन्होंने पाकिस्तान की वफाकी काबीना में शामिल कर दिए। ये तो आपका क्रिटिसिज्म है अपना अपनी जगह पे। आलिया, ये बताइएगा, मेरा तो कंसर्न इस हवाले से है कि चंद दिन पहले तक ये खबरें आ रही थी कि जी ये तो एक काबीना जल्दी बनेगी, 8 दिन के बाद बनी है। वो कह रहे थे कि जी 15 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे, 31 वज़ीर हैं और 3 ममलकत के वज़ीर हैं, वज़ीर ममलकत हैं। और अभी ये मेरा ख्याल है फर्स्ट फेज़ है, और भी जिस तरीके से लोग नहीं आ रहे इनको शामिल करना पड़ेगा। चलें, अब असल बात तो यह है कि इतनी अपनी तादाद में आने के बाद भी ये काम कर पाएंगे नहीं, सवाली निशान है। मेरा आलिया आपसे एक सवाल ये है कि जिस तरीके से ठीक है प्राइम मिनिस्टर साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में जितनी तेज़ी के साथ इजाफा हुआ अपनी जगह पे, जलसे जुलूस अपनी जगह पे, एक बात पे मैं देखता हूँ कि आप भी और वो भी बड़े दबाव में नज़र आते हैं, ये तोशा खाना केस। 115 तोहफे जो आप लेके चले गए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, और अब तो बड़े गुस्से से भी कल का बयान था कि जी मैंने भेज दिए हैं। अब इसी तरह से आप देख लें, फवाद चौधरी साहब भी कहते हैं अपनी चीज़ थी, भेजी थी। मेरा आलिया आपसे सवाल है कि वो प्राइम मिनिस्टर जिसके ऊपर एक दाग नहीं है मामूली सा भी, मेरा ज़ाती भी अगर आप पूछें शहरी की हैसियत से, तो मैं भी ये कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ये तोहफे नहीं बेचने चाहिए थे, अपने पास रखने चाहिए थे जो भी था। मतलब लोगों ने इसका, और देखें ना पब्लिक लाइफ में जब आप लोग आ जाते हैं फिर क्रिटिसिज्म हर तरह का होता है। तो आप नहीं समझती कि ये ज़्यादती हुई है उनके साथ, ये नहीं करना चाहिए था, ये तोहफे नहीं लेने चाहिए थे, उस जैसा आदमी जो नीट क्लीन हो? एहतशाम साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारे वतन की खुददारी है, वतन की जो इज्जत है, वतन की जो सालमियत है ना, इसका अकेला एक बोझ इमरान खान साहब अपने कंधों पर उठाए हुए हैं इस वक्त। हमारी तो सोच से भी ज्यादा हमारा लीडर जो है
वो इस वक्त दलेर निकला है। थोड़ी सी बात पे मैं आपको बता दूं, ये जो लोग ये बातें कर रहे हैं ना, अफसोस मुझे इस बात पर नहीं होता है, ये घड़ी और हार के चक्कर में पड़ गए। इन्हें ये नहीं पता चला कि एक बंदा यहाँ पर अपना पेशावरी चप्पल ऑक्शन पर लगा देना अरबों निछावर हो जाए। एक बंदा, मतलब मैं छोटी अपने घर की कोई चीज भी लाकर कह देना, उस पर करोड़ों निछावर कर दें। 24 घंटे के अंदर हमारा जो हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड था, उसके ऊपर आप ये देखें, एक वेबसाइट बनी, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 24 घंटे में 1 अरब रुपए वहां पर जमा कराए। मतलब ये कोई बड़ा इल्जाम तो लगाते, अगर 3.5 साल के बाद इन्हें ये नजर आ रहा है, तो मैं तो सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि अवाम इस वक्त जो फैसला कर चुकी है, अवाम सिर्फ ये कह रही है मेरा मुल्क बेचा जा रहा है, मेरा मुल्क कितने लेकिन में आलिया हमजा साहिबा, ये बात आपकी दुरुस्त है कि आपका जो नैरेटिव है वो बाय हो रहा है, पब्लिक बड़ी तादाद में मोबिलाइज हो रही है, लेकिन जिस तरह से अभी एहतशाम साहब ने बात की कि साबिक वजीर आजम तो हमेशा से हम देख रहे हैं कि एक दर्ज देते थे कौम को। 2014 के धरने में उन्होंने कहा था कि वजीर आजम ईमानदार हो तो कोई हार लेकर नहीं जा सकता, खुल्लम खुल्ला तनकीद करते रहे वो यूसुफ रजा गिलानी साहब के ऊपर कि वो चोर थे और हीरों का हार लेकर चले गए। तो अगर वो खुद अखलाकियात की बात करते हैं तो नहीं होना चाहिए था आपको। हाई मॉरल ग्राउंड कहाँ है? लोग कहते हैं वो लार्जर देन लाइफ जो पेंट करते हैं लोग दुनिया में, इमरान साहब को, खान साहब को, वो कहाँ है? देखिए, मैं एहतशाम साहब, आप जो बात करें बिल्कुल आप एक लिहाज से बात ठीक करें, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो प्रोसीजरल भी। ठीक है, आलिया हमजा साहिबा से राबिता मुनक़ता हो गया है, तो एहतशाम साहब आपको क्या लगता है? अभी देखिए, 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पे मेरे ख्याल है सामने आ गई। इमरान खान साहब के ऊपर जो क्रिटिसिज्म हो रहे कई हवालों से बड़ा वैलिड है। मुझे ज़ाती तौर पे पूछे तो मैं भी यही कहूँगा, जैसे मैं उनको भी कह रहा था, आलिया साहबा को भी कह रहा था, काश ये कभी भी ना उनको लेते। ज़्यादा परेशानी तो ये है जो इनके लिए एम्बैरसमेंट बनी कि कई हवालों से नेशनल असम्बली में, सेनेट में सवाल पूछा जाता रहा कि जी कितने तोहफे मिले हैं। इमरान खान साहब को जवाब ही नहीं आता था, और जब जवाब नहीं आता था फिर कहा जाता था आखिर में कि जी आपको क्या तकलीफ़ है। ये झुंझलाहट वाले बयानात दे के, जवाब दे के, तो मेरा ख्याल है ये हम किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। काश ये ना ऐसा होता, ठीक है ना। काश ये अपनी पेशावरी चप्पल जो आलिया कह रही हैं ये अपनी दे देते और करोड़ रुपये ले लेते, वो ठीक था। अब ये कि किसी आदमी के साथ, ये तो हमारे माशरे में भी सारी दुनिया में है कि छोटा तोहफ़ा या बड़ा तोहफ़ा सोनिया आपको कुछ दे दे तो आप जाके बेचना शुरू कर दें। आप खुद भी कहेंगे कि नहीं यार फलां आदमी ने तोहफ़ा और ये माजी में एहतशाम सब तनकीद भी करते रहे ना लोगों पर जो तोशाखाना। मेरा ख्याल है वो एक जिसको कहते हैं इनके लिए एक अच्छा खासा एक मसला बन गया, उसको डिफेंड करना। वो डिफेंड नहीं कर सकते, लोग इस पर बातें करेंगे, वो इस पर और प्रोवोक करेंगे, जितने प्रोवोक करके जवाब आएंगे वो ठीक नहीं होगा। हाँ, अब ये बात है, असल बात यह है कि सोनिया जो अर्ली इलेक्शन की बात हो रही है, लोग उस तरफ आते हैं कि नहीं आते। अभी आप देख रहे हैं आज ही का बयान है, शायद खान अब्बासी साहब ने बड़ी एरोगेंट से याद बात कही है कि जी अगस्त में 2023 में इलेक्शन होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। ये असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वोट आउट किया गया, अदम एतमाद करके इमरान खान साहब को छुट्टी कराई गई, लिहाजा ये असम्बली अपनी अपेरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट आइनी और कानूनी तौर पे वो सही कह रहे हैं। लेकिन बात है कि जो माहौल बन चुका है, फजल रहमान साहब हों, बाकी लोग हों, सारे लोग कह रहे हैं जाना है, और फिर जो सूरत हाल खुदा ना खास्ता जो अपने हाथ से निकल जाएगी, आप इमरान खान साहब जिस तरीके से वापस आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है अर्ली इलेक्शन के पास जाए बगैर कोई गुजारा नहीं, कोई गुजारा नहीं है। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आलिया हमजा साहिबा, ज़ाहिर है ये जो भी जलसे जुलूस कर रहे हैं, ये जो भी आपकी एहतजाजी सियासत है, इसका महवर ये है कि अर्ली इलेक्शन कॉल किए जाएं। तो आपको लगता है कि इतना प्रेशर बिल्ड कर पाएंगे खान साहब, या आपकी ये पूरी एहतजाजी तहरीक के शहबाज शरीफ साहब या इदारे जो हैं वो मजबूर हो जाएं कि सूरत हाल जो है वो अर्ली इलेक्शन की तरफ जाए? उम्मीद है आपको मामला जाएगा उधर? अच्छा, सबसे पहले तो ना सोनिया, हम बात कर रहे थे तोशा खाना के ऊपर। मैं थोड़ी सी डिटेल्स बात कर लूँ और फिर उसके बाद आपके सवाल के ऊपर आ जाती हूँ। 30 साल रिकॉर्ड हम तो हुकूमत से कह रहे हैं आप पब्लिक कर दें। 1997 में नवाज शरीफ तुर्कमेनिस्तानी हुकूमत का दिया कालीन 50 रुपए में घर ले गए। कतर के वली अहद का दिया ब्रीफ केस 875 रुपीज में। 1999 में एक गाड़ी मिली थी 45 लाख की, मर्सिडीज 6 लाख में घर।
राइफल थी 1 लाख की जो 14,000 में ले गए। इसी तरह से इनकी बेटियों को, इनकी वाइफ को घड़ियां दी गई, जिनमें से कुछ घड़ियों की तो उन्होंने कीमतें भी नहीं अदा की। और इसी तरह से बाकी एक लंबी स्टोरी है यूसुफ रजा गिलानी का हार का लोग केस उनके बारे में बात ही नहीं सुनना चाहते। वो कहते हैं वो तो है करप्ट हैं, वो वो कहते हैं इमरान खान साहब को नहीं करना चाहिए। अच्छा मुझसे एक सवाल मैं पूछूं, वक्त कम है, अभी लोग ये बातें आलिया कर रहे हैं कि जिस तरीके से अदारों के साथ भी लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया आपने। नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता है कि 99 के बाद उनको 14 साल लगे थे दोबारा कम बैक करने के लिए। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर सब अदारों से आप लड़ पड़ेंगी, सबके साथ टेक ऑन सबको एक वक्त में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर करेंगे तो अपनी मंजिल हासिल कर लेंगे आसानी के साथ? अच्छा, मैं सबसे पहले अपनी बात कंटिन्यू करके दोनों बातों का जवाब दे देती हूँ। बात सादा सी है, ये 100 रुपए पे 15 रुपए देते थे और तोहफे घर ले जाते थे। इमरान खान साहब 100 रुपए पे 50 रुपए देते हैं और तोहफे घर लेकर जाते हैं। ठीक है, अब बात इतनी सी है कि इनको जो है ना या फरा गुज्जर नजर आ रही है या तोशा खाना। तो हम तो कह रहे हैं कि सब कुछ पब्लिक कर दें, अवाम के सामने सब कुछ आ जाए, नैब में ले जाएं, अदालत में ले जाएं, मीडिया ना खेले। अब आ जाए जो सोनिया ने बात की थी उसका वन लाइनर जवाब देकर मैं आपकी ये दारों वाली बात पर आ जाती हूँ। सोनिया ने कहा था, मैं सोनिया आपको बता दूं कि मैं ज्यादा तो कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये जो लाहौर का जलसा होगा ना, ये जो हमारी करारदाद थी 1940 के अंदर जो पेश हुई थी मीनारे पाकिस्तान में, आप ये समझ लें कि ये वही क्राउड होगा, ये वही इस चीज को वही तारीख दोहराई जाएगी और उसी तरह पाकिस्तान को तब पाकिस्तान बनाने के लिए एक करारदाद पेश हुई थी, अब पाकिस्तान बचाने के लिए करारदाद पेश होगी और मुल्क की सालमियत के लिए निकलेंगे। अब आ जाए एहतशाम साहब की बात के ऊपर। देखिए एहतशाम साहब, मैं तो एक छोटी सी बात जानती हूँ, हम ये जो है ना, जो सारी बातें हो रही हैं और जिस तरह की बातें हो रही हैं, इदारों की बातों पर मैं क्या करूं। अब इतनी भी वो सफाइयां ना दें कि लोग वाकई उन्हें खताकार समझने लगे। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ। अब अदालतों के बारे में बात मैं अगर करूं तो अदालतों की आप ये देख लें, 12 बजे अदालतें खुलती हैं कि तौहीन अदालत ना हो जाए, 10 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुलती है। ठीक है, मैं आपकी तरफ आऊंगी आलिया हमजा साहिबा। डॉक्टर फारूक सलीम माहिर मौशियात भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ये आपको नजर आ रही है, जो भी पिछले मामलात रहे, आपको क्या लगता है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के लिए कितना बड़ा चैलेंज है मुआशी फ्रंट पे? मैं समझता हूँ कि अपने करियर में पिछले 40 साल उसने इतने बड़े चैलेंजेस नहीं देखे। जो पाकिस्तान की आवाम है का सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो महंगाई का है, वो बेरोजगारी का है, और हुकूमत का मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो डॉलर्स का फुकदान। डॉलर का जो ज़खायर है हमारे पास स्टेट बैंक के पास, वो जितनी तेजी से गिर रहे हैं। और अब आप समझिए कि जो लास्ट हफ्ते को हमें स्टेट बैंक ने फिगर दी थी वो 10.8 बिलियन डॉलर की थी। और एहतशाम साहब, इसका मतलब ये है कि तकरीबन आप समझिए कि 6 या 7 हफ्ते से ज्यादा की इंपोर्ट के ज़खायर इस वक्त मुल्क के पास नहीं है। और जो हमने पेमेंट्स करनी है बिटवीन अप्रैल एंड जून, अगले सिर्फ 3 महीने की अगर आप पेमेंट्स देख लें, कम से कम 9 बिलियन डॉलर चाहिए। कोई 3 बिलियन डॉलर के कर्जा जात हैं, कोई 5 से 6 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट का डेफिसिट है। तो ये 9 बिलियन डॉलर जब तक हम IMF के पास नहीं जाएंगे, उसके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनेंगे, सऊदी अरेबिया से मदद चाहिए होगी, चाइना के लोन जो है उनका रोल ओवर चाहिए होगा। तो जिन हालात में PTI की हुकूमत मईशत को छोड़ के जा रही है, ये मैंने पहले कभी 74 साल माशी तारीख में इतनी चैलेंजिंग सिचुएशन पहले नहीं देखी। डॉक्टर साहब, आप फिगर वर्क माशाल्लाह वैसे तो माहिर हैं, आप बड़ी अच्छी तरह इकोनॉमी को समझते हैं, लेकिन फिगर्स में आप बहुत माहिर हैं, चीज़ें बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप इकट्ठी करते हैं और बड़ी जेन्युइन तरीके से इकट्ठे करते हैं। अभी सवाल ये है कि ये 10.8 बिलियन डॉलर के जो रिज़र्व्स हैं, ये हकीकत में देखा जाए डॉक्टर साहब तो ये हमारे तो 1.5 बिलियन डॉलर के रिज़र्व में, इसमें 4 बिलियन डॉलर चाइना का है, 2 बिलियन डॉलर रखा हुआ है सऊदी अरब ने, 2 बिलियन डॉलर UAE का है, 500 मिलियन डॉलर कतर का है। ये सिर्फ 1.5 बिलियन डॉलर हमारा है। वैसे तो 6 बिलियन कमर्शियल बैंकों का भी है, जो 16 बिलियन के करीब 16.5 हुकूमत कहती है हमारा है। अब सवाल ये है कि जो आप श्रीलंका की भी मिसाल आप देख लें, 50 बिलियन डॉलर का उन्होंने एक्सटर्नल डेट है, डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है।
अब मौजूदा सूरत हाल में अब करंट अकाउंट डेफिसिट $20 बिलियन का होने जा रहा है, अब $45 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। आप देख लें, हमारा हदफ था रेवेन्यू का 4000 का, वो 5600 हो गया है। कहा जा रहा है कि बाय द टाइम जून आएगा 6400 अरब हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है कि अगर IMF के साथ ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं, इनकी उम्मीदें भी हैं, आज बाय द वे मिफ्ता इस्माइल साहब ये बात कर रहे हैं कि जी हम कोशिश करेंगे कि IMF से हम ये थोड़ा सा इस्तिस्ना ले लें पेट्रोल की प्राइसेस का और बिजली की प्राइसेस का। तो इस सारे सिनेरियो पे सिचुएशन ऑन द ग्राउंड तो बहुत हॉरिफाइंग पिक्चर लग रही है। खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट तो शायद वेस्ट भी नहीं चाहेगा हमें हो, लेकिन हम अपने तौर पे कोशिश नहीं कर रहे कि हम डिफ़ॉल्ट में चले जाएं। ये दो तो एहतशाम साहब बड़ी खतरनाक सुरंगें हुकूमत जाते जाते बिछा गई। उसमें से एक तो जो पेट्रोल और डीजल की कीमत फरवरी की 28 तारीख को वो जो 10 रुपए कम किया गया। अब इस वक्त हालत ये है कि तकरीबन 3 अरब रुपया और रोजाना का खसारा है हुकूमत के खजाने में। आप समझिए 100 अरब रुपए का ये वाली बारूदी सुरंग जो है, ये 100 अरब डॉलर 100 अरब रुपया महीने की बारूदी सुरंग, और ये वो 100 अरब है जो हुकूमत के पास एग्जिस्ट नहीं करता है। IMF भी इसको कहेगी कि आप सब्सिडी विड्रॉ कर लें। सियासी तौर पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है वो आप समझिए कि तेल की कीमत, पेट्रोल की कीमत को 40-50 रुपए यकमुश्त तो बढ़ा नहीं पाएंगे। दूसरा बारूदी सुरंग जो है वो आप समझिए कि लोड शेडिंग के हवाले से है। कोई 18 निजी जो 18 बिजली घर हैं वो बंद पड़े हैं, या उनके पास तेल नहीं है, या कोई टेक्निकल फॉल्ट्स हैं। और इस वक्त PSO जो तेल इंपोर्ट करती है उसके पास तारीखी सर्कुलर डेट है। हम उम्मन बिजली के सर्कुलर डेट का जिक्र करते हैं। आपने शायद पढ़ा होगा कि इस वक्त PSO के ऊपर 650 अरब रुपए का एक और गर्दिशी कर्जा है। तो तेल कहाँ से आएगा? तो बिजली की शॉर्टेज होने के लिए है, पेट्रोल की शॉर्टेज होने के लिए है। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि शायद लाइफ सेविंग ड्रग जो जिंदगी बचाने वाली अद्वियात हैं, क्योंकि उनके रिफंड वापस नहीं किए। जो हुकूमत ने वादा किया था अपने मिनी बजट में कि जो उनके रिफंड होंगे वो उनको वापस किए जाएंगे, वो वापस नहीं हो रहे, तो उनकी भी किल्लत आने वाली है। तो बड़ा ही खतरनाक एक शॉर्टेजेस की स्थिति जो है वो सामने आती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ जिसका भी आप पहले जिक्र कर रहे थे कि सियासी गैर यकीनी जो है, अब वो PTI के जो फैसला साज हैं वो समझते हैं कि शायद उनके हक में जा रहा है कि सियासी गैर यकीनी पैदा की जाए मुल्क के अंदर। और उनका जो बयानिया है वो जो मन घड़त सा बयानिया है अमेरिका मुखालिफ, कि अमेरिका ने उनकी हुकूमत जो है वो उल्टा दी है और ये साजिश चल रही है। इनको यकीन नहीं है कि इससे मुल्क का कितना नुकसान हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आली हमजा साहब भी बात करेंगे। एक चीज़ ज़रा थोड़ी सी और क्लियर कर दें। अगले दिन शहबाज शरीफ साहब ने अखबार नवीसों को अफ्तार डिनर दिया था, वहाँ पे मिफ्ता इस्माइल साहब भी थे और वो हमें बता रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि जी सूरत हाल तो ऐसी है कि तो आप हिल नहीं सकते, उनका कहना था कई बात हमारे जो ताल्लुकात हैं यानी नवाज शरीफ साहब के और इसी तरह शहबाज शरीफ साहब के और जरदारी साहब के जो मिडिल ईस्ट में वो कह रहे हैं, और चाइना के साथ उनका एक ख्याल है कि हम जाएंगे, मजबूरी है, मांगेंगे हम चाइना से भी, UAE से भी, सऊदी अरब से भी कोई कैश मांगने की कोशिश करेंगे और बड़ी पुरुम्मीद थे कि हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो आपके क्या लगता है कि ये कामयाब हो जाएंगे पैसा लेने में उनसे? देखिए 22 करोड़ पाकिस्तानियों का मुस्तकबिल, और अगर उसका हम जवाब ये दे दें कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, जिसका मतलब ये है कि हमें उम्मीद से हैं। देखिए उम्मीद और स्ट्रेटजी, हिकमत अमली में बड़ा फर्क है। इस वक्त जानना हम ये चाहते हैं कि हुकूमत के पास हिकमत अमली क्या है पाकिस्तान की मईशत को बचाने की। उम्मीदें तो बहुत हैं, ख्वाहिशात भी बहुत हैं और ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन इस वक्त हमें हिकमत अमली चाहिए। देखिए एक बड़ा लंबा सफर है वजीर आला से वजीर आजम तक का। वजीर आला जो है वो प्रोजेक्ट्स का होता है, उसने प्रोजेक्ट बनाने हैं, पैसा उसको सारा का सारा जो है वो फेडरल हुकूमत से आ जाता है, वो जो नेशनल फाइनेंस अवार्ड कमीशन हम कहते हैं। तो ये वजीर आजम जो है वो पॉलिसीज बनाता है, वो प्रोजेक्ट के ऊपर उसको कम जाना है। तो ये एक सफर तय करना है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने वजीर आला से लेके वजीर आजम बनने का। तो प्रोजेक्ट्स तो उन्होंने उनकी अपनी जो कारकर्दगी है प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो बड़ी जबरदस्त रही है, लेकिन क्या वो पॉलिसीज बना पाएंगे? फिर आप सोचिए कि चीफ मिनिस्टर जो है वो तो इखराजात करता है, स्पेंडिंग करता है, पैसे उसको फेडरल गवर्नमेंट से मिल जाते हैं, लेकिन वजीर आजम को रिसोर्स मोबिलाइज करने हैं, उनको पैसे रेज करने होंगे, सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं करने होंगे।
तो ये एक सफर है, इसमें लर्निंग कर्व है। वज़ीर आज़म साहब को कितनी देर लगती है उसको सीखने आलिया में। हमजा साहिबा, आप तो कह रहे थे कि मईशत दुरुस्त ट्रैक पर आ गई है, दुरुस्त सम्त में आ गई है। ये अभी फरूख सलीम साहब तो बड़ी खौफनाक पिक्चर पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बारूदी सुरंगें बिछा के आप गए, और दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर का नैरेटिव है वो कह रहे हैं इससे भी मुल्क को नुकसान हो रहा है, चाहे आपको सियासी फायदा हो। जी आलिया हमजा साहिबा, आप सुन सकती हैं? जी सोनिया, मैं आपको सुन सकती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि मैं पहले जो 2-3 बातें हम कर रहे थे उनका जवाब देकर इकोनॉमी के फिगर्स से इनको जवाब देती हूँ। हम बात कर रहे थे अदालत की। हुआ क्या है, हमें क्यों एतराज होता है? अदालत नवाज शरीफ जो एक सजा याफ्ता मुजरिम है, क्या हुआ? उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट देने के खिलाफ जिस शख्स ने दरख्वास्त की उसे 5,000 का जुर्माना कर दिया। जिसने अमरीकी खत की इंक्वायरी की दरख्वास्त की उसे लाख रुपए का जुर्माना कर दिया। हम इदारों पर नहीं, इदारों के फैसलों पर बात कर रहे होते हैं। अब मैं वजीर आजम की, जो हमारे प्राइम चेयरमैन साहब हैं, उनकी कल की स्टेटमेंट बता दूं। उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने जो कहा है कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे मुल्क को नुकसान हो। हमारे लिए मजबूत फौज बेहद जरूरी है। और बाकी जो भी बातें हुई, बात इसी को कहते हैं आला ज़र्फी। अगर मैं ये बताऊं ना, इमरान खान ये पूरी जो इस्टेब्लिशमेंट कह रहे हैं उसके लिए एक ओजोन लेयर की तरह था। सब कुछ बर्दाश्त कर गया, लेकिन उसने इन पर नहीं आंच आने दी। आई एम सीरियसली टेलिंग यू कि इमरान खान साहब के जाने के बाद ये दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लोगों को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अवाम इनकी न्यूट्रलिटी को नहीं मान रही। सिर्फ एक वन जवाब, एक शेर में इसका जवाब दे दूंगी, वो सारी बातों का जवाब हो जाएगा। आपको भी कुछ भी पॉज नहीं करना पड़ेगा। अब इससे आगे तुम्हारा भी नाम आएगा। जो हुक्म हो तो यही छोड़ दो फसाने को, तो इस फसाने को यहीं पर छोड़ दें और मईशत पर आ जाएं। अब आ जाएं जी। इन्होंने कहा इस वक्त 1 अप्रैल को जो हमारे स्टॉक्स के रिजर्व्स की सिचुएशन थी 17 बिलियन से ज्यादा की थी, जिसमें से 5 बिलियन ऐसा था जो अगले 1 महीने में वापस मिलना है पाकिस्तान को। ये तकरीबन कोई 22 बिलियन डॉलर बन जाता है। जब हमें 2018 में हुकूमत मिली थी तो ये सारा कितना था सारी दुनिया को पता है। करंट डेफिसिट कितना था। और कि शहबाज शरीफ साहब के लिए सारी सूरत हाल को कंट्रोल करना, मैनेज करना कितना बड़ा चैलेंज होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहिबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थी। जी एहतशाम जी बस मैं डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, अब सूरत हाल इस तरफ जा रही है कि जो जितना क्रिटिसिज्म था आपकी तरफ से कि जी महंगाई कर दी, आए दिन पेट्रोल और बिजली और गैस हर चीज़ बढ़ाई जा रही है। अभी आप देख लें, आप एक हफ्ता नहीं हुआ है हुए इनको, पहले 4 रुपये 85 पैसे बिजली का रेट बढ़ाया और आज की खबर यह है कि 3 रुपये 15 पैसे या 50 पैसे और बढ़ाने की बात हो रही है। पेट्रोल को फ़िलहाल उन्होंने रोक दिया और साथ ये भी कहते हैं कि अगर नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे लिए मुश्किलात होंगी, सब्सिडी देने की हम पोजीशन में नहीं है। तो डॉक्टर साहब, ये अब चलें, वो डॉलर तो चलें बाहर से उसको आप छाप नहीं सकते, नोट छापना भी तो अब मुश्किल हो गया। एक ज़माने में डेफिसिट फाइनेंसिंग IMF इजाज़त देता था, अब वो है कि आप कर्ज़ा भी नहीं ले सकते, ये भी शर्त लगा दी गई है सेंट्रल बैंक से। तो अभी आपको क्या लगता है कि कहा जा रहा है कि PTI की हुकूमत जो है ना डे टू डे बुनियादों पर तकरीबन 15 से 20 अरब रुपया रोज़ाना कर्जा लिया करती थी, तो अब ये कैसे चलाएंगे मामला अगर बिल्कुल ख़जाना खाली पड़ा हुआ है? तो श्याम साहब, बहुत मुश्किल काम, बहुत बड़े चैलेंजेस सामने हैं। एक तो बात तय है कि पॉपुलिज्म की बुनियाद के ऊपर देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पहले दिन आके जो ऐलानात किए थे कि पेंशन बढ़ा दिए जाएंगे और तनख्वाहें बढ़ा दी जाएंगी, ये पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं। पॉपुलिज्म से नहीं चल पाएगा काम, ये जब तक इस्लाहात नहीं लेके आएंगे। तो पॉपुलिज्म विल नॉट वर्क, रिफॉर्म्स विल। आपको इस्लाहात, जब तक आप बिजली के शोबे में इस्लाहात नहीं लेके आएंगे, 400-450 अरब रुपए का सालाना नुकसान वहां पे हम कर रहे हैं। अब ये जो पेट्रोल है, आप सोचिए कि दुनिया में आई थिंक कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो महंगा पेट्रोल आलमी मंडी से खरीद के और सस्ता अपने मुल्क में बेच रहा हो। अब इस वक्त अगर टैक्सेस भी आप शामिल कर ले तो पेट्रोल की कीमत कहीं 250-250 रुपए फी लीटर पे जाती है, जो हम वादे कर चुके हैं। अगर रुपए का ताल्लुक है, जो फंडामेंटल्स है, यानी कि हम चले हैं कहीं 70-75 अरब डॉलर की इंपोर्ट करने, जो नुस्खा आने वाला, और एक्सपोर्ट जो है वो 30-31 अरब से ऊपर नहीं जा रहे। अगर तिजारती खसारा 45 अरब या 50 अरब डॉलर तक आता है, तो वो जो फंडामेंटल फोर्स है, जो बुनियादी ताकत नजरअंदाज हो रही है, वो तो रुपए के ऊपर प्रेशर डालेगी। आपने देखा कि वो जो परसेप्शन है
कि एक नई हुकूमत आ गई है और जब भी जो PMLN की हुकूमत आती है या PMLN लेड हुकूमत आती है, तो जो हमारी तजारती बरादरी है, जो हमारा सरमायाकार तबका है, वो उसको एक वो पॉजिटिव वाइब सी नजर आती है। तो वो हमने पहले 2-3 जिसका आपने जिक्र किया, वो 1700 पॉइंट का एहतशाम तक अगर आप कन्वर्ट करें तो तकरीबन 350 अरब रुपया बनता है। कोई $2 बिलियन की कैपिटलाइजेशन का इजाफा है, जो बहुत बड़ा इजाफा है। यानी कि हम $6 बिलियन मांगने चलते हैं IMF से, वो भी 36 महीने के लिए, तो यहाँ एक दिन में कोई $2 बिलियन का इजाफा हुआ था। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से, जैसे मैंने कहा, मुझे महसूस हो रहा है कि वो जो परसेप्शन वाला मामला था वो रिवर्स हो रहा है। देखिए आज का दिन मेरा ख्याल है कोई ₹2 जो है वो कमजोर हुआ है रुपया डॉलर के सामने। बिल्कुल, रुपए की कदर गिरी है। बहरहाल मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस इसी सिलसिले को मजीद आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। फरुख सलीम साहब, आपको क्या लगता है अभी शहबाज शरीफ साहब को कुछ ऐसे गैर मकबूल फैसले करने होंगे जो ज़ाहिर अवाम में तो मकबूल ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म उनका फ़ायदा हो? जिस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से आपने बात की कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने अगर उनको नहीं बढ़ाई थी तो ज़ाहिर है उस वक्त की जो अपोजिशन मौजूदा गवर्नमेंट तनकीद करती थी, अब वो भी वही कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि मुस्तकबिल में अवाम के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी, या फिर जिस तरह से तनकीद होती रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, फिर IMF के साथ जो मामलात हैं, आपको लगता है सिचुएशन ठीक हो गई या मज़ीद वर्स्ट की तरफ हम जाएंगे? देखिए, इसको अगर हम डिवाइड कर ले शॉर्ट टर्म में क्या होने वाला है, मीडियम टर्म में क्या होने वाला है और लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है। देखिए, शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल मेरे जहन में कोई शक नहीं है कि जो पाकिस्तानियों के ऊपर बोझ है वो मजीद बढ़ने लगे हैं, वो मजीद बढ़ जाएंगे। हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो सस्ता तेल आलमी मंडी से खरीद के और अपने खजाने से उसको सब्सिडी देती चली जाए, और वो भी कोई 100 अरब रुपया महाना की सब्सिडी। ये 100 अरब रुपया हुकूमत के पास एग्जिस्ट ही नहीं करता। IMF के पास हमें लाजमी जाना पड़ेगा। वहां पे मुझे एक उम्मीद की किरण एहतशाम साहब ये नजर आती है कि नई हुकूमत आई है, शायद IMF जो है अगर हम अपना केस प्रॉपरली पुटअप करें तो वो सिंपैथेटिकली हमारी तरफ देखे कि जी एक नई हुकूमत आई है, इनको थोड़ा सा जो ब्रीदिंग स्पेस जिसको कहते हैं, थोड़ी सी इनको जगह दे दें कि ये कुछ हमें करके दिखाएं, कुछ रिफॉर्म्स करके दिखाएं जो हमसे वादे कर रखे हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के, उनके ऊपर कुछ अमल दरामद करें तो हम इनको कुछ लीनियंसी दिखाते हैं। तो वहां से IMF का अगर हिस्सा हम बन जाते हैं तो उसके बाद फिर हमें चाइना की भी सपोर्ट चाहिए होगी, सऊदी अरेबिया की सपोर्ट चाहिए होगी। इस वक्त हालात कुछ ऐसे नहीं हैं कि हम इंटरनेशनल मार्केट में जाके बॉन्ड्स फ्लोट कर सकें या कमर्शियल बैंक्स के पास जा सकें। इस वक्त एहतशाम साहब जो बॉन्ड, जिसको यूरो बॉन्ड कहते हैं, पाकिस्तान का जो चल रहा है उसमें तकरीबन 15% यील्ड आ रही है। इसका मतलब यह है कि अगर हम नया बॉन्ड बेचने जाएंगे तो वो बहुत ही महंगा पड़ेगा। तो वो ऑप्शन मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमारे पास नहीं है। तो इस वक्त ऑप्शन जो बची है वो IMF वाली है, वो जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं हमारे, उनके पास जाने वाली है। और उसके साथ साथ हमें ये साबित करना होगा कि हम इस्लाहात लाने के लिए तैयार हैं, हमारे पास काबिलियत भी है और नीयत भी। अच्छा, और इसमें डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अब जिस तरीके से एनर्जी सेक्टर बिगेस्ट होल है जो हमारा, आप इस पे बड़ी नज़र भी रखते हैं, अभी ये 1400 अरब से ज़्यादा का ये इसका सर्कुलर डेट हो चुका है, और बकौल प्राइम मिनिस्टर साहब नए शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी 30 पावर प्लांट जो है ना वो नए वाले वो बंद पड़े हुए हैं। अब ये कितनी हॉरिफाइंग पिक्चर है कि 30 पावर प्लांट वो नए हैं, ये नहीं कि जो वर्केबल नहीं थे, चल नहीं सकते थे, वो बंद हैं। अब क्या है कि वहाँ पे गैस नहीं है, बिजली नहीं है, फर्नेस ऑयल नहीं है। अब आप इसको कैसे देखते हैं कि इस हिसाब से कैसे जान छूटेगी हमारी? ये अगेन बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है शॉर्ट टर्म के अंदर। जैसे मैंने कहा कि हमारा जो मुल्क का जो रियासती इदारा है, कंपनी है पाकिस्तान स्टेट ऑयल, जो सारी इंपोर्ट करती है तेल की, और जो बिजली घरों का आपने जिक्र किया उनको ईंधन सप्लाई करती है, उसके अपने ऊपर इतना बड़ा गर्दिशी कर्जा है कि उसके पास पैसे नहीं बचे हैं इस वक्त के वो मजीद लेटर ऑफ क्रेडिट खोल सके और इम्पोर्ट्स जो हैं वो कर सके। तो मामला जो है वो बहुत ही टाइट शिप चलानी होगी शहबाज शरीफ साहब को। और अगर आप देखिएगा, अगर हम श्रीलंका से कुछ सीख सकें, जिस सिमत में श्रीलंका गया है
मैं समझता हूं कि हम इस वक्त तकरीबन 5 से 6 महीने ऑन द कर्व पीछे हैं। आज से 5-6 महीने पहले जहां श्रीलंका था, आज हम वहां खड़े हैं। और आपने देखा कि श्रीलंका की हुकूमत ने 7 घंटे की लोड शेडिंग का ऐलान किया है, जबकि उसके पास कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन डॉलर्स नहीं है कि वो तेल खरीद सके। हम उस पोजीशन में पहुंच रहे हैं। श्रीलंका के पास एहतशाम साहब कागज खत्म हो गया है। उन्होंने बच्चों के एग्जामिनेशंस डिले कर दिए हैं क्योंकि कागज खरीदने के लिए बाहर से पैसे नहीं बचे हैं। ड्राइवर्स लाइसेंस जो प्लास्टिक जिसमें जो बनता था, जिस प्लास्टिक से ड्राइवर्स लाइसेंस बनाते थे, वो खत्म हो गया है। वो ड्राइवर्स लाइसेंस उन्होंने कहा है कि जो एक्सपायर हो गए हैं वो खुद ही रिन्यू हो जाएंगे। नए ड्राइवर्स लाइसेंस इशू नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं, जिंदगी बचाने वाली अद्वियात, वो खत्म हो गई हैं। लेकिन श्रीलंका में डॉक्टर साहब एक और फिनोमेना भी तो है ना, बड़ा खौफनाक है कि उनका आप देख लें कि मेजर अर्निंग जो है ना डॉलर की, वो उनकी आती थी टूरिज्म इंडस्ट्री से। उनका टूरिज्म बंद हुआ और उनके मामलात नीचे चले गए। अब टर्की भी टूरिज्म में कहते हैं 30-40 अरब रुपया कमाता है, डॉलर कमाता है सालाना, लेकिन उनकी एक इंडस्ट्री है, डाइवर्सिफाई किया हुआ है उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को, तो वो ये वार सह गए। तो मैं चाहूँगा आप बताएं कि खुदा ना खास्ता उनको पैरेलल ड्रा कर सकते हैं, सिमिलरिटी ड्रा कर सकते हैं ये श्रीलंका की और हमारी? देखिए, एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि लेबनान भी इसी सूरत से गुजरा है। और वहाँ पे उनकी हुकूमत ने, उनकी फौज ने ये ऐलान किया था कि उनके सारे के सारे जो मैसेज हैं, फौज के जो मैसेज हैं, उनमें गोश्त नहीं पकेगा। आप देखिए उस एक्सट्रीम तक जाना पड़ता है। वो कहते हैं कि जी इतने डॉलर्स भी नहीं है कि हम आर्मी के मैसेज के अंदर गोश्त जो है वो बना सके। तो इनसे अगर हम सबक सीख लें और उस सिमत में ना जाएं जिस सिमत में लेबनान और श्रीलंका जा रहे हैं। आपने कहा कि आपने दुरुस्त फरमाया कि उनके पास टूरिस्ट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, हमारे पास कभी भी टूरिस्ट इंडस्ट्री नहीं थी। हमारा इशू है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो गैप है। इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम है। लेकिन जो पोटेंशियल बताया जाता है, वो कहा जाता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त जो पोटेंशियल है वो तकरीबन 70 से 80 अरब डॉलर तक की एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं अगर हम अपने निजी शोबे को कंपेटिटिव बना दें। तो उस पोटेंशियल को हमने जो है वो एक्सप्लॉइट करना है और जो गैप है हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के दरमियान में जो फर्क आ रहा है उसको खत्म करना है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अमेरिका से शिकायत जितनी मर्जी हो, जाहिर है हमेशा बात होती है कि हमारी मैशत का जाहिर है ज्यादातर जो दारोमदार है वो अमेरिका से है, वेस्ट से है। अभी जिस तरह से आपने भी बात की कि अभी जो साबिक प्राइम मिनिस्टर का एक नैरेटिव है, जो बयानियां लेकर वो पब्लिक में आ रहे हैं, जाहिर है पब्लिक में वो बाय भी हो रहा है, तो आपको लगता है कि इससे भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा? मौजूदा गवर्नमेंट को ये भी चैलेंजेस होंगे? देखिए, इस वक्त तकरीबन 20% जो हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स हैं वो अमेरिका जाती हैं। बिल्कुल, हाँ। आप समझिए 5-6 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका जा रही हैं और वो वाहिद मुल्क है दुनिया में जितने भी ममालिक के साथ हम तजारत करते हैं जहां से हमें 1 बिलियन डॉलर का सरप्लस मिलता है। अगर चाइना के साथ हम तजारत करते हैं उसमें तकरीबन 9 से 10 बिलियन का खसारा होता है। तो अमेरिका वाहिद मुल्क है जहाँ पे हमें 1 बिलियन डॉलर का जो है वो सरप्लस मिलता है। और हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स आप जानती हैं कि तकरीबन 2/3 एक्सपोर्ट्स जो हैं 66% तकरीबन एक्सपोर्ट सारी टेक्सटाइल्स की हैं और वो सारी टेक्सटाइल या यूरोप जाती हैं और या अमेरिका जाती हैं। और यूएस और यूरोप को अगर हम जमा कर लें तो तकरीबन 55% हमारी टोटल एक्सपोर्ट जो है आधी से ज्यादा इन दो ममालिक में जाती है। और अगर हम ऐसा कोई बयानिया उठा के सामने रखते हैं जो किसी हकीकत पे भी ना मबनी हो, तो आप सोचिए कि 3 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मुलाजमत करते हैं और उनका रात को चूल्हा जलता है क्योंकि एक्सपोर्ट जो है वो यूरोप और यूएस जाती है। सही। और अगर वो जीएसपी प्लस जो है उसका स्टेटस में कोई कमी आती है, अगर अमेरिका कोई रिटेलिटरी मेजर्स इख्तियार करता है, तो आप सोचिए वो 3 करोड़ पाकिस्तानी खानदान जिनका चूल्हा जलता है वो खतरे में है कि उनका चूल्हा बंद हो सकता है। ठीक है। अच्छा सर, एहतशाम साहब, मैं अगर आपकी तरफ आऊँ तो अभी जिस तरह से बात कर रहे हैं कि ये गैर मकबूल फैसले लेने पड़ेंगे शहबाज शरीफ साहब को मुस्तकबिल में, चाहे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और दीगर मामला, तो आपको लगता है कि फिर 2023 के इलेक्शन में इनके लिए मुश्किल हो जाएगा? चाहे मामला जिस तरह से प्रीवियस गवर्नमेंट बात करती थी कि मामला हमारे कंट्रोल में नहीं है, चाहे ये बात करें, मुश्किल होगा उनके लिए? मेरा ख्याल है 2023 अगस्त तक जाना, अगर आप ज़ाती तौर पे मुझे सोनिया पूछें, डॉक्टर साहब भी कमेंट लें इस पर, तो मेरा ख्याल है ये इनके लिए बहुत मुश्किल होगी, बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। क्योंकि अभी आप देख लें 8 दिन के अंदर ही 2 दफ़ा बिजली बढ़ाने की बात और इसी तरह से पेट्रोल का रोना
और फिर इसी तरह और मुश्किलात हैं, डॉलर है नहीं है, एकदम से डॉलर की उड़ान फिर ऊपर जाना शुरू हो गई है। हाँ। तो ये वो फैसले हैं कि जो जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे, नहीं करेंगे ये हमें भी पता है, डॉक्टर साहब को हमसे ज़्यादा पता है कि सूरत हाल किटी में कुछ नहीं है, दे कुछ सकते नहीं है, नतीजतन मामलात ख़राब ही होंगे। बेहतर यही है कि फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाया जाए और शायद खकान अब्बासी साहब जो बात कर रहे हैं कि जी ये हम अगस्त 2023 तक ही जाएंगे, ये मजे लेना छोड़ें। सही है, फौरी इलेक्शन की तरफ आप कह रहे हैं कि जाना ही वाहिद हल है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया और डॉक्टर फारूक सलीम साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।